चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। और मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं कक्षा का जो इतिहास है उसके पहले चैप्टर, पहले अध्याय के ऊपर में, जिस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। यानी हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे। अब देखिए इस चैप्टर के ऊपर में 11 वीडियो लेक्चर जो है वो बना करके और इसी आर्ट्स क्लास के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो आप चैनल के होम पेज में जाएंगे, वहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट, और वहां पे प्लेलिस्ट को चेकआउट करके और बाकी के सभी वीडियो लेक्चर्स जो कि एकदम एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स है उन पे बारीकी से चर्चा किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। अब ये हम देख रहे थे कि काफी सारे ऐसे बच्चे थे जो हमारे वीडियो लेक्चर्स को पार्ट 1 पार्ट 2 करके 11 वीडियो लेक्चर्स तक बने रहे थे। तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि इतने वीडियो लेक्चर्स को जो देखे तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस ये भी आना चाहिए कि क्या इस चैप्टर के ऊपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन बनाने की कैपेसिटी हमारे अंदर अभी आई है कि नहीं। तो उनको लेकर करके आज हम लोग, अब लग रहा था कि काफी सारे बच्चे वीडियो लेक्चर्स को देखते देखते बोर हो रहे हैं, तो चलिए आज हम लोग क्या किए हैं, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। तो बिना देर किए हुए, चूंकि काफी सारे आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, तो बिना देर किए हुए अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर में। देखिए कुछ प्रश्न अगर आप बना पाते हैं तो अच्छी बातें हैं, कुछ अगर ना भी बनते हैं तो घबराने की बातें नहीं है, क्योंकि आज जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे इस चैप्टर से लेकर करके, भले इस चैप्टर को लेकर के है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो क्वेश्चन 12वीं बोर्ड एग्जाम के बाद में भी पूछे जाते हैं उसको भी आज के सेशन में हम कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट ही होता है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी सबसे आगे है। कौन से वस्तु के उत्पादन में? क्या मुद्राएं के उत्पादन में आगे थे, या कांसे के औजार के उत्पादन में, या फिर कपास में, या फिर जौ में? तो यहां आप ध्यान में जल्दी थोड़ा सा सोचेंगे आपका कौन सा आंसर लग रहा है कि यही होगा। बाकी हम थोड़ा फटाफट कराते चलेंगे। अब ये ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा ये लोग कपास के उत्पादन में आगे थे, ये बात ध्यान रखेंगे। लोथल से भारी मात्रा में, ये बंदरगाह वाला भाग है, और यहां से भारी मात्रा में कपास जो है वो याद रखेंगे दूर दराज के क्षेत्रों में भेजे जाते थे। तो यहां सबसे प्रमुख अगर बात कर ले तो आपका कपास हो गया। दूसरे प्रश्न की ओर अगर बढ़ेंगे, ये नहीं भी बना होगा तो 12वीं के बच्चा से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चूंकि 12वीं में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अगले ध्यान सुनेंगे, ये जो प्रश्न है ये 12वीं बोर्ड के एग्जाम्स में से लिए गए हैं और ये 12वां में भी पूछता है, और आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हड़प्पा से प्रश्न आते हैं तो वहां भी ये चीजें पूछे जाते हैं। जैसे ध्यान से सुनेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? अब यहां पे आपको युग देखना है। कांस्य युग है, नवपाषाण युग है, या फिर पूरा पाषाण युग है, या फिर लौह युग की बात है। तो ये ध्यान में रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता याद रखना है कौन से युग की है, तो ये कांस्य युग सही हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे। अच्छा, आज जो बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स में बने हैं तो बीच में कोई चीजों को ऐड करते हैं, किसी चीज के बारे में हम पहले पढ़ा देंगे और उससे 1-2 पॉइंट जो है वो धीरे धीरे बाद में देते हैं, ताकि एक बार आपसे नहीं पच पाए तो बाद में आराम से पच जाए। तो ये अब यहाँ पे मेन चीज जोड़ेंगे। अभी तक हम आपको पढ़ाते आए हैं कि कांसा जो होता है, सर कांसा जिसको कांस्य यानी ब्रॉन्ज बोलते हैं, ये तांबा और टीना दो के मिलने से बनता है। किसके किसके मिलने से बनता है? तो एक तांबा है और दूसरा टीना है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन चलिए आज एक नया बात जोड़े ताकि आप पचा पाए, नहीं भी बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उस समय याद रखेंगे कांसा बनाने में तांबा जो होता है वो लगभग याद रखेंगे 80% यूज किए जाते थे, और टीना जो है वो 20% यूज किए जाते थे। चलिए ये एक फैक्ट जोड़ने का प्रयास किए, जो जानते होंगे तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते होंगे शायद आज जान लिए होंगे कि तांबा 80% और टीना 20% मिला करके, और याद रखेंगे क्या बन जाता था? कांसा। और हड़प्पा में याद रखेंगे कांसे बनाने की प्रथा वगैरह चलती थी। जितने भी ये लोग सर्वोच्च शिखर पे, जितने भी इनके सभ्यता, नगरीय सभ्यता जानी जाती है, तो ये सर्वोच्च ऊंचाई पर अगर किसी के बदौलत अगर गए थे तो वो क्या था? कांसा। याद रखेंगे कांस्य युग की ये सभ्यता है, लोहा भी नहीं आई है। आगे ध्यान रखना है। तीसरे नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह वाला
कौन सा था। अब यहाँ पे कई बार पतन नगर ही आपसे दिया जाएगा, बंदरगाह नहीं दिया जाएगा, हम तो यहाँ बंदरगाह भी ऐड कर दिए। अब यहाँ आपको चूज करना है, कालीबंगा होगा, या दूसरा लोथल, या तीसरा रोपड़, या फिर चौथा जो है वो मोहनजोदड़ो है। फटाक से सोचिए, अगर आप कमेंट कर पाते हैं तो अच्छी बात है, कमेंट भी किया कीजिए, हम बाद में आपको देखेंगे कि कितने बच्चे सही कर पा रहे हैं, कितने बच्चे सही नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला जो नगर है यानी पतन नगर है, ये याद रखेंगे कौन हो जाएगा, तो ये लोथल गुजरात के एकदम कॉर्नर पे है। यहाँ जो ये अरब सागर का भाग है ना, तो यहाँ पे याद रखेंगे लोथल है, ये बंदरगाह वाला भाग है, पतन वाला भाग है। और एक बात बता दे कि यहां से काफी भारी मात्रा में याद रखेंगे आयात निर्यात होते थे नावों के जरिए, तो ये याद रखेंगे। इसीलिए उस समय पूरे हड़प्पा वाले क्षेत्रों को अगर बात कर ले तो पूरे सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा की जो सभ्यता हम कहते हैं, तो उसका ये आर्थिक राजधानी रहा है। आज भी अगर बात कर ले कि सबसे ज्यादा किस बंदरगाह से होते हैं, तो महाराष्ट्र के मुंबई बंदरगाह से सबसे ज्यादा व्यापार आज होते हैं। तो हमारा याद रखेंगे जो आर्थिक गतिविधियों का सबसे ज्यादा केंद्र होगा वो आर्थिक राजधानी होगा। और आज भी भारत की अगर बात कर ले तो फाइनेंशियल कैपिटल यानी आर्थिक राजधानी कौन है, तो मुंबई है। ठीक है, तो याद रखेंगे पूरे हड़प्पा का आर्थिक राजधानी भी कौन था, लोथल। ये 12वीं के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जानकारी के लिए याद रखेंगे तो इन फ्यूचर्स आपको बहुत लाभ होने वाला है। चलिए, अब याद रखेंगे आप, तो यहां पे पूछ रहा है कि कौन पतन वाला एरिया है, तो भाई यहां पे हो जाएगा आपका सही ऑप्शन बी। अगले चौथे प्रश्न की अगर बात कर ले तो कहते हैं कि किस पदार्थ का उपयोग मुहरे के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। याद रखेंगे कौन से पदार्थ का उपयोग जो है वो मुहरे में किया जाता था, क्या सेल खड़ी का किया जाता था, या कांसा का, या तांबा का, या फिर लोहा का। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो मुहरे होते थे वो याद रखना है सेल खड़ी नामक पत्थर के बने होते थे। हम आपको पढ़ाए थे कि मुहरे जो होते थे वो सेल खड़ी नामक पत्थरों के बनते थे। जबकि यहां पे एक बात हम लोग और किए थे कि एक चर्ट नामक पत्थर का भी कुछ बनता था। और याद है आपको कि चर्ट नामक पत्थर का क्या बनता था, तो चर्ट नामक पत्थर का बाट बनता था, जिसको हम लोग बटखरे कहते हैं। ये भी आपको सारा चीज वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए हैं। चलिए, अगले भागों को अगर बात कर ले, आज फिर एक नया चीज सीखने को मिलेगा। कहते हैं कि सिंध का नखलिस्तान। अब ये ध्यान सुनेंगे, नखलिस्तान के जगह पे बाघ भी लिख दिए हैं ताकि आप बढ़िया से समझ जाएंगे। यानी सिंध का बाघ कहो, ये सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है। अब यहां ध्यान रखेंगे कौन से भागों को, कौन से पूरा स्थलों को हम कहते हैं नखलिस्तान। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाघ, मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, कालीबंगा को, या फिर लोथल का। अब एक नया चीज, कभी अगर बाघ हटा दे डायरेक्ट देगा कि सिंध का नखलिस्तान, तो नखलिस्तान में ही बच्चा फंस जाता है कि नखलिस्तान क्या है। आइए आज इसको क्लियर कर देंगे। आप रेगिस्तान के बारे में तो सुने ही होंगे और फिल्मों में देखे ही होंगे कि वो जहां पे ऊंट चलती है, जहां पे ऊंट का निशान आ जाता है, पूरा दूर दूर तक बालू ही बालू, तो उसको तो सर रेगिस्तान कहते हैं। लेकिन अगर उन मरुस्थलीय वाले क्षेत्रों में, रेगिस्तानों में भी, या फिर तो कोई जलाशय का सोर्स होने के कारण, या फिर याद रखेंगे इस तरह का बनावट ही होगा कि भले ही जमीनें रेगिस्तान टाइप के हैं, लेकिन वहां पे दूर दूर पर हो या फिर पास पास पे हो, जहां पे रेगिस्तान में भी आपको वनस्पतियां नजर आते हैं ना सर, पेड़ पौधे नजर आते हैं, चाहे वो दूर दूर ही क्यों ना हो, तो उस रेगिस्तान, जिस रेगिस्तान में पेड़ पौधे आपको नजर आते हैं, उस भाग को कहते हैं नखलिस्तान। और याद रखेंगे सिंध का भाग, सिंध का बाघ या फिर सिंध का नखलिस्तान, अब समझ में आ गया होगा आपको नखलिस्तान ये किसको कहते हैं, तो ये याद रखेंगे मोहनजोदारो को कहते हैं। याद रखेंगे किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। 6 नंबर अगर प्रश्न की बात कर ले तो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो ये आपको ऑप्शन है आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या फिर त्रिभुजाकार। बाकी आप जानते हैं सिंधु का जो क्षेत्रफल है ये मांडा ऊपर जम्मू कश्मीर में है, और इधर पाकिस्तान के लास्ट बलूचिस्तान के क्षेत्र जिसको कहते हैं सुत कांगेडोर, और इधर नर्मदा नदी के नीचे दैमाबाद सरजी, और इधर उत्तर प्रदेश के इधर वाला क्षेत्र आलमगीरपुर। तो जब ऐसे लगता है तो ये लगभग जो भाग है ना ये त्रिभुजाकार हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार। ठीक है, तो चलिए इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लिखें। चलिए, तो अब आपके सामने प्रश्न है, हड़प्पा से सर्वाधिक बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई है, जिसमें पहले ऑप्शन आपको दिख पा रहा है 1826 ईस्वी,
दूसरा यहाँ देखिए 1831 ईस्वी, और तीसरा 1920 ईस्वी, और चौथा है आपका 1921 ईस्वी। तो आप सोचिए कि हड़प्पा में सबसे पहले बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त किए गए थे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा सर वो पहले वाला ही हो जाएगा 1826 ईस्वी। याद करिए 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसन ने हड़प्पा के टीलों को देख करके बताए थे कि जरूर यहाँ पे कोई न कोई सिविलाइजेशन है। इसके अलावा 1826 में ही पर्याप्त मात्रा में ईंटें को निकाले गए थे, जो कि आगे चल करके कनिंघम के द्वारा भी लिखा गया है। और ऐसे ही नहीं, हड़प्पा के बारे में हमको बहुत सारी जानकारियां नहीं मिल पाती है। जितना मोहनजोदड़ो जो स्थल की जानकारी मिलती है उतना ज्यादा हमको हड़प्पा की जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि हड़प्पा से इस जगह पर क्या हुआ था कि पहले काफी सारे लोग जो है स्थानीय लोग वहां ईंटें निकाल करके और नीचे जो दफन जो राज थी ना उसको वो नष्ट कर दी। तो विशेष रूप से वहां कनिंघम का एक ये कथन भी था कि जो इधर के क्षेत्रों में कह सकते हैं, इधर जो पाकिस्तान की तरफ चला गया, जो लाहौर से मुल्तान तक के बीच में रेलवे पटरियां बिछ रही थी, उसमें इतने ईंटें निकाले गए थे हड़प्पा के क्षेत्रों से कि उतने ईंटें में तो लाहौर से मुल्तान तक जो है पटरियों के बीच में ईंटें भराई का काम हो सकता था। भरने के लिए बनी उतने ईंटें पर्याप्त थे, काफी थे। अब ये चीजें ध्यान रखेंगे तो आपको याद रख लेना है डायरेक्ट वे में 1826। इसके आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जूते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है। याद रखेंगे हल से जूते गए खेतों का साक्ष्य कहां से मिला है हड़प्पा में, ये बात ध्यान में रखेंगे। रोपड़ से या लोथल से या कालीबंगा से या फिर बनवाली से यानी बनावली से। तो ये याद रखेंगे कहां से मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सही आंसर जो है वो आपका कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा में हम लोग देखे थे कि यही से जूते हुए खेतों का जो है वो साक्ष्य मिला है। बाकी हम लोग देखे थे कि हल के आकार का जो खिलौना ली हुई जो एक स्त्री का मूर्ति है वो खिलौना था। याद रखेंगे खेतों का जूता हुआ खेत नहीं है, वो बनावली से था। और एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोपड़ के बारे में भी हम पढ़ाएं आपको कि सतलज नदी के किनारे ये पंजाब के क्षेत्र में। अब एक बात और जोड़ लीजिएगा आप थोड़ा सा कि रोपड़ जिसको याद रखेंगे वर्तमान समय में इसको कहते हैं रूपनगर। रोपड़ को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है, तो रूपनगर कहा जाता है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे अगर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदारो था या कालीबंगा था या लोथल था या फिर रंगपुर था। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन आपका हो जाएगा सर जी, यहाँ मोहनजोदारो हो जाएगा। देखिए हो सकता था कि हड़प्पा ही बड़ा हो जाता, लेकिन अभी हम आपसे डिस्कस किए थे कि हड़प्पा जो होता है सर रावी नदी के किनारे, इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं मिल पाती है, चूंकि यहाँ से ईंटें वगैरह निकाल के इन टीलों से, और यहाँ की जो सभ्यता की जो भी राज रही होगी यहाँ के लोग नहीं उसको उजाड़ दिए हैं। लेकिन मोहनजोदारो कहीं ना कहीं ये सुरक्षित था, मोहनजोदारो बचा रहा यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से, और इसलिए मोहनजोदारो के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। और सभी अगर हड़प्पा के पूरा स्थलों से यानी जितने भी फेमस स्थल है उनमें अगर कंपेयर किया गया है तो सबसे बड़े स्थल के रूप में ये पुष्टि हो गया है, जिसको कहते हैं मोहनजोदड़ो। तो ये याद रखेंगे। अच्छा, मोहनजोदड़ो कभी बार पूछ लेता है कि कौन से क्षेत्र में स्थित है, सिंध क्षेत्र में या फिर बलूचिस्तान क्षेत्र में, इस तरह से देगा। तो ये याद रखेंगे जिसमें दड़ो लगा हुआ रहेगा, चाहे मोहनजोदड़ो है चाहे चनहुदरो है। एक बात और, शायद आप ऐसे शब्दों का शायद नाम ही नहीं सुने होंगे, समझ रहे बात ना। तो ऐसे भी कुछ नाम आ जाते हैं जैसे जुडेर जोदरो, ऐसे भी आएंगे। जुडेर जोदरो अगर कहेगा तो ये भी आपका सिंध के क्षेत्र में आएगा, जिसमें इसमें भी दरो लगा रहेगा, जुडेर दरो, और याद रखेंगे चनहु दरो और मोहन जोदड़ो। तो ये याद रखेंगे तीनों के तीनों क्षेत्र जो है ये सिंध के क्षेत्र में ही आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के जो लोगों का घर होता था वो किसके बनते थे, ईंटों के बनते थे या बांस से बनते थे या पत्थरों से बनते थे या फिर लकड़ियों से बनते थे। तो जनाब याद करिएगा, हम लोग देखे थे कि सिंधु सभ्यता की जो समाज अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये शहरी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता के रूप में देखते हैं। तो यहाँ ईंटों से बनते हैं, और ईंटों के संदर्भ
में एक बात याद रखेंगे, 4 4 के आधा 2 और 2 के हाफ कर लेंगे तो 1, इसी अनुपात के ईंटें सभी जगह समान मात्रा में मिले हैं। तो याद रखेंगे 4:2:1 के ईंटें जो है वो पाए गए हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा बातों को कि जितने भी ईंटें हैं ये सब लगभग एनसीईआरटी डेटा के हिसाब से बताएं तो 2600 से लेकर करके और 1900 के बाद ऐसा माना जाता है कि जो भी इनके ईंटें बनाने की तकनीक होंगे या मनके बनाने की तकनीक, ये सब कहीं ना कहीं इनके तकनीक नष्ट हो गए हैं। चूंकि 1900 ईसा पूर्व के बाद की जब हम चर्चा करेंगे हड़प्पा में तो इनके ईंटें वगैरह में विविधता मिलने लगेंगे। धीरे धीरे अब ये लोग 1900 ईसा पूर्व के बाद ग्रामीण शैलियों पे ये लोग चलना शुरू हो जाएंगे। फिर देखने से पता ही नहीं लगेगा आपको कि ये नगरीय सभ्यता है, इसको ग्रामीण जीवन शैली की तरह हम देखते हैं। चलिए ये बातें ध्यान में रखेंगे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से एकदम पिक्चर के हिसाब से ध्यान रखेंगे इमेज बना के। अब आगे बात कर ले तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं, घोड़े के बारे में भी आपको पढ़ना है। बताइए कि घोड़े के अवशेष, अब ये घोड़ा हमारे यहाँ का ही है कि बाहर से ही घोड़ा आकर के हमारे यहाँ है, लेकिन घोड़े का तो सर अवशेष मिला है। और ये बताना है आपको कि कहां से मिला है, सुरकोटदा से मिला है। अब बता दी जगह का नाम, ये गुजरात में पड़ता है, बनावली जो हरियाणा में पड़ता है, मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है। बताइए कहां से मिला है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे सुरकोटड़ा से ही मिला है आपको सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष। याद रखेंगे कहां से मिला है, सुरकोटड़ा। ये सुरकोटड़ा की अगर बात कर ले कौन से राज्य में पड़ता है, ये गुजरात में। गुजरात का पूरा स्थल के रूप में देखे तो लोथल है, नागेश्वर है, यहाँ पे कॉर्नर पे देखे थे जहां पे शंख के कटिंग कर करके तरह तरह करके शंख की वस्तुएं बनाते हैं। धौलावीरा जिसका सफेद रंग होता, सफेद अर्थ होता, सॉरी शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। तमाम तरह की चीजें हम लोग देख चुके हैं। अगले 12 नंबर प्रश्न को थोड़ा जरा बढ़िया से देखेंगे कि ये प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुनतासी स्थित है। बताइए कुनतासी कहां स्थित है, राजस्थान में है, ये उत्तर प्रदेश में है, या फिर गुजरात में है, या फिर कहीं है ही नहीं, ये आपको बताना है। हो सकता है कि कुनतासी के बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे। जिस तरह से अभी हम लोग बोले कि जुडोर होदरो की अगर बात कर ले तो वो भी आपको शायद पहली बार नाम ध्यान में आ रहा होगा, लेकिन ऐसे काफी सारे ऐसे स्थल है जहां आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। तो चलिए ये ध्यान रखेंगे, कुनतासी की अगर बात कर ले तो ये गुजरात में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। अब जो चीजें बुक्स में नहीं भी होते हैं वहां से भी सवाल उठ जाते हैं। तो अब 12 क्वेश्चन है, चलिए अगले अब 6 क्वेश्चन देखेंगे। तब तक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। याद रखेंगे ईंटें को अलंकृत किए जाते थे, लेकिन कहां से ये ईंटें अलंकृत ईंटें प्राप्त हुए हैं, क्या कालीबंगा से या चनउद्रो से या फिर मोहनजोदड़ो से या फिर बनावली से। तो ये याद रखेंगे। देखिए सभी जगह पे ईंटें मिले हैं और एक ही अनुपात में मिले हैं। अभी ईंटें की चर्चा अभी कुछ देर पहले किए थे, लेकिन याद रखेंगे इसमें कालीबंगा का जो क्षेत्र है ये अपवाद है। यहाँ पे जो ईंटें मिले हैं वो साधारण ईंटें नहीं है, ईंटें को डेकोरेट किए गए थे, सजाए गए थे। तो याद रखेंगे अगर कहेगा कि अलंकृत या अलंकरण वाली जो ईंटें हैं वो सैंधव समाज यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में कहां से मिलते हैं, तो याद रखेंगे कालीबंगा से। दूसरे अगले प्रश्न की ओर बढ़े, ये 14 नंबर प्रश्न है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो अब बात आते हैं गंदे पानी को लेकर करके कि आखिर गंदे पानी को निकालने की जो व्यवस्था थी ये सबसे बढ़िया कहां देखने के लिए मिलता है। क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में देखने के लिए मिलता है, या फिर मिस्र की सभ्यता में, या रोमन की सभ्यता में, या तो चीन की सभ्यता में। तो यहां पे याद रखेंगे सही ऑप्शन जो हो जाएगा सर जी वो हो जाएगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता में। हमारे समय में भी बहुत सारे सभ्यताएं पैरेलल चल रही थी, यानी हमारे समकालीन थे, जिसमें अगर बात कर ले तो मेसोपोटामिया की तो उल्लेख हुई ही थी, साथ साथ इजिप्ट यानी नील नदी के किनारे याद रखेंगे मिस्र की सभ्यता, बहुत तरह की सभ्यताएं हैं, लेकिन ये याद रखेंगे सिंधु घाटी के सभ्यता में जितना जल निकासी का उत्तम व्यवस्था होता है वो बाकी कहीं भी नहीं था। चलिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा, रंगपुर, या फिर सुतकांगेडोर, या बलूचिस्तान। बलूचिस्तान बताइए कौन से ऐसे जगह है जहां पे सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, ये याद रखेंगे।
एक जगह ध्यान रखेंगे जहां पे सूती कपड़े हैं, कपड़े के अंदर में याद रखेंगे कपड़े के अंदर में अजीब तरह के वस्तुएं मिले हैं जिसमें चाकू टाइप के हैं। इनके यहाँ सूती ही नहीं ऊनी तरह के भी जो कपड़े का वस्त्र है वो भी प्राप्त हुए हैं और कपड़े में कढ़ाई भी करने का काम जो है वो इनके समय में होता था हड़प्पा में। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सूती कपड़ों का जो साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, जो सिंध के प्रदेश में है, सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान के क्षेत्र में है, कालीबंगा जो राजस्थान में, और रंगपुर की बात कर ले तो ये तो गुजरात में है। याद रखेंगे लोथल और रंगपुर दोनों के खोजकर्ता के नाम अगर पूछे तो रंगनाथ राव याद रखेंगे। चलिए अगले अगर बात कर ले तो याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। अब कह रहा है ना कि हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के यानी अंत के क्या कारण रहे होंगे, पतन के, विनाश के। तो ऑप्शन 1 है विदेशी आक्रमण, दूसरा है प्राकृतिक कारण, और तीसरा है आपका मानवीय कारण, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो पिछले दिन ही डिस्कस किए थे कि इतने बड़े सभ्यता के अंत होने का एक कोई कारण तो नहीं रहा होगा कि केवल विदेशी आक्रमण के कारण सब लोग मर गए होंगे, क्योंकि इतने दूर तक फैले हुए सिविलाइजेशन था। समझ रहे बात? तो प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, सभी कारण होंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा सर जी वो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, या फिर बन पा रहा है आपसे तो ठीक ठाक है, नहीं भी बन पा रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को बार बार देखा करिए और पूरे जहन में एकदम उतारिए। इसी तरह के सवाल जो है आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, और नहीं बनेगा तो भैया परेशानी है। अगले ध्यान सुनेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। अब किन की उपासना करते थे? क्या इंद्र की करते, कि विष्णु की करते थे, या मातृ देवी के, या फिर वरुण के? तो इंद्र की अगर बात कर ले तो इंद्र तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता जब आएंगे तो वहां पे, और यहां जब हम हड़प्पा का अंत पढ़ते हैं तो एक जो याद रखेंगे इंद्र की भी चर्चाएं चल जाती है। इस वजह से चल जाती है क्योंकि कहते हैं कि हड़प्पा वासी के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, और याद रखेंगे इंद्र जिसको पुरंदर कहा गया है, और कहते पुरंदर जो किला तोड़ने वाला है, और हड़प्पा लोग किला बनाते थे, और हड़प्पा के किला को तोड़े कौन है? तो ये तोड़े हैं इंद्र। तो ये हड़प्पा सभ्यता के जब अंत पढ़ेंगे तो एक साक्ष्य के रूप में हम लोग देखेंगे कि यहां इंद्र की भी चर्चाएं चलते हैं, लेकिन हड़प्पा में इंद्र का चर्चा नहीं है। याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता में इंद्र का कोई प्रमाण नहीं, तो ये तो होंगे नहीं। तो विष्णु की अगर बात कर ले तो विष्णु का भी कोई उल्लेख नहीं है। बात कर ले मातृ देवी के तो बहुत खूब इनका उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे ये लोग देवी में प्रमुख देवी मातृ देवी है, और देवता में इनके प्रमुख देवता पशुपति शिव है। तो याद रखेंगे इनकी ही पूजा होती थी, उपासना होती थी, जिसको कहते हैं हम लोग मातृ देवी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। आपको बताना है कौन से समय काल से, प्रागैतिहासिक युग से, या अर्ध ऐतिहासिक युग से, या फिर ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे इतिहास के क्रम में, याद रखेंगे सबसे पहले जो शुरुआती होती है वो हमारा कहां से होता है? तो हम लोग पाषाण काल से पढ़ते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में भी हम लोग बांट करके स्टडी कर चुके हैं। तो उसका लास्ट जो भाग होता है नवपाषाण, और नवपाषाण जैसे ही खत्म होता है, जिस समय मनुष्य खेती वगैरह करना सीख जाता है, तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है अर्ध ऐतिहासिक काल। और अर्ध ऐतिहासिक काल में हमारा इंडियन के 2 सिविलाइजेशन आते हैं, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा की सभ्यता, और दूसरे अगर बात कर ले तो वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता की बात चलती है। तो दोनों के दोनों जो सभ्यता है ना सर, ये अर्ध ऐतिहासिक काल का ही भाग है। तो चाहे सिंधु घाटी आपसे पूछ ले, चाहे वैदिक, ये दोनों कौन से सभ्यता में आ जाएगी? तो अर्ध ऐतिहासिक युग में। यानी इस समय बहुत सारे एविडेंस मिले हैं लिखे हुए, लेकिन हम लोग जो है वो पढ़ नहीं पाए हैं। इसको कहते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 18 प्रश्न आपसे कराएं। अगर यहां तक भी किसी को डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़िए। अगले दिन जैसे ही आएंगे हम वीडियो लेक्चर्स में तो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, या फिर हो सके तो अगर 1-2 लाइन में होगा तो हम आपके डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ही जो है से कि रिप्लाई करके और कर देंगे। तो अब तक किसी तरह का अगर समस्या होता है तो आप हमें कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे हमसे बात करिए, जो भी आपको समस्या है शेयर करिए हमसे, सर ये पढ़ा रही है, दिक्कतें होते हैं। ठीक है, बाकी
बाकी तो आप जानते हैं कि बस यूट्यूब पे आइए, मेरे चैनल पे आइए, प्लेलिस्ट पे आकर करके जो 12th बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, प्लेलिस्ट से अपने तैयारी करिए। हर प्लेलिस्ट में सारे ऑब्जेक्टिव्स करा करके उसको जोड़ दिए जाएंगे चैप्टर 22 तरीके से। तो चलिए, अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा बहुत भी लाभ मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।